हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। आपको करना यह है कि आपको करना है चीजों को मैप पर मार्क ताकि आप रहें तैयार। और चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की डिस्कशन। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके देखिए, अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, वरना वीडियो के एंड में हम इसको दोबारा एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले विद रेफरेंस टू ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन है कहां पर, क्या जगह आपको स्ट्राइक करती है, हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, वीडियो के बाद में दोबारा आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू ब्लू लाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ लेबनान एंड इजराइल. It was established by United Nations in 2000 to confirm the withdrawal of Israeli forces from southern Lebanon. It is currently monitored by United Nations Interim Force in Lebanon. क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 2 and 3, तीनों। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तब तक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। रफा क्रॉसिंग, बहुत पॉपुलर टॉपिक और नाम। It is the sole crossing point between Egypt and Gaza Strip. Is it correct? It is the only gateway to Gaza, which is not directly controlled by Israel. It is located on the northern border of Gaza Strip, connecting it to Mediterranean Maritime Corridor. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक बार जरा पढ़ के कमेंट बॉक्स में लिखिए तो सही। और अब जरा जानते हैं इनके आंसर और समझते हैं इस हफ्ते या इस पूरे हफ्ते जो चीजें महत्वपूर्ण रही उनके बारे में। सबसे पहला टॉपिक है सेशल्स। अब सेशल्स की स्पेलिंग थोड़ी ठीक करते हैं। सेशल्स क्या है? एक ऐसे देश का नाम जो कहां स्थित है। असल में अफ्रीका में स्थित है और अफ्रीका के पास छोटे छोटे आइलैंड का समूह है जिसे हम कहते हैं सेशल्स। तो यहां आपको मेडागास्कर के ऊपर जो देश दिखाई देगा वो सेशल्स है। सेशल्स न्यूज में क्यों है? क्योंकि 50 साल हो गए हमारे इनके संबंधों के और इनके राष्ट्रपति भारत आए हैं स्टेट विजिट पे। उनकी पहली स्टेट विजिट है डॉक्टर पैट्रिक हमिन की। अब सेशल्स जैसा छोटा सा देश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सेशल्स की लोकेशन को आप देखिए तो ये इंडो पैसिफिक में स्टैब्लिश्ड है, खासतौर पर इंडियन ओशन में, जहां एक बहुत बड़ी अभी समुद्री कंपटीशन चल रहा है भारत और चाइना के बीच में, जहां चाइना भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। अब उससे लड़ने के लिए भारत को अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा और हमें ऐसे देश चाहिए जो लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हो सकते हैं। अब सेशल्स रहा एक ऐसा देश जहां पर भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग यहां रहते हैं। कई सारे लोगों को सालों पहले अंग्रेज यहां ले गए थे काम करवाने। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, यानी इंडियन ओरिजिन लोग यहां बहुत सारे हैं। इसलिए इंडिया के साथ इनके संबंध काफी पुराने और प्रगाढ़ हैं और इंडिया के साथ काफी क्लोज टाइज हैं। तो हमारा जो प्रयास है इंडो पैसिफिक ओशन में, ये आइलैंड वाले देशों में, जहां हमारी कोशिश क्या है कि हमारी एक इनिशिएटिव है IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। हमारा एक इनिशिएटिव है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। हमारा एक प्रयास है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इन सभी में सेशल्स एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। यहां तक कि अगर हम भारत की नेवी को स्ट्रेच करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं अपने आप को कि हम इंडियन ओशन के प्रेफर्ड पार्टनर हैं, यहां जो देश है उनको अगर कोई पार्टनर ढूंढना है सिक्योरिटी, सेफ्टी और डेवलपमेंट के लिए, तो हम प्रेफर्ड पार्टनर का रोल निभाना चाहते हैं। उस रोल को निभाने के लिए भी भारत एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है सेशल्स के साथ पार्टनरशिप को और बेहतर करके। सेशल्स के साथ मिलकर हम यहां पर जो एक बात होती है कि इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना चाहता है, यहां पर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्ड करें, हम यहां सबके प्रेफर्ड पार्टनर हो। और यहां तक कि सेशल्स के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो हमारी जो अप्रोच है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर, कि इंडो पैसिफिक में कोई भी चाइना जैसा देश जो अपने आप को हावी करना चाहता है यहां पर, जो यहां के सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे कब्जा करना चाहता है, जो यहां पर चाहता है कि वो पूरे इलाके में जो नेटवर्क है वो अपने आप मजबूत करे, उसको काउंटर करने के लिए भारत जो चाहता है कि हम यहां पर फ्रीडम बनाए रखें कम्युनिकेशन की, नेविगेशन की, वो सुनिश्चित करने के लिए भी सेशल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सेशल्स देश जरूर छोटा है पर इसका रेलेवेंस इंटरनेशनल रिलेशंस में, भारत के साथ डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कीवर्ड आपको याद होना चाहिए पहले, सेशल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इंडियन ओशन रिम में हमारी मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए। अभी हाल में ही सेशल ने एक ग्रुप को भी ज्वाइन किया जिसका नाम था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो इंडिया, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों का समूह था। बांग्लादेश ने भी इसको ज्वाइन किया बाद में और अभी उसको सेशल्स ने भी ज्वाइन कर लिया। यानी भारतीय धुरी में एक मजबूत पार्टनर कोई बनता दिख रहा है तो वो सेशल्स है, जो सेशल्स और भारत की नजदीकियों को सीधे रूप से दर्शाता है। ठीक है, अब जरा सेशल्स से आगे बढ़े, इससे पहले एक बार दोबारा देख ले भाई क्या कहानी है। देखो सेशल्स जहां लोकेटेड है ना नीचे की तरफ, यहां चाइना भारत को घेरने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। अब उसको काउंटर करने की भारत की अप्रोच है कि भाई हम यहां पर एक और घेरा सा खड़ा करें, विच इज एक नेकलेस ऑफ डायमंड, जो खड़ा करने में सेशल्स अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। हमारी जो एयर स्ट्रिप हम चाहते हैं हमें मिल जाए, उसके लिए भी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है
सेशल्स। तो इसलिए सेशल जैसे देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में। तो इसका ध्यान आप यहाँ जरूर रखिएगा और कीवर्ड्स तो याद रखना ही है। और इंडियन पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन के आसपास जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, बेस हैं, वो भी याद रखिएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहां बात हो रही है अर्मीनिया के बारे में। अब अर्मेनिया न्यूज में क्यों है? अर्मेनिया भारत के साथ अपने डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करना चाहता है और अर्मेनिया के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। लेकिन सबसे पहली बात, अर्मेनिया कहां स्थित है यह समझना जरूरी है, क्योंकि अर्मेनिया की एक जंग हाल में हुई थी अजरबैजान के साथ, एक इलाके को लेकर, जिसका नाम पता है क्या है? अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक जंग हुई थी एक इलाके को लेकर, उसका नाम क्या है बताइए मुझे। असल में अर्मेनिया अजरबैजान ये दोनों ही देश एक इलाके में है जिसको कहते हैं कॉकस माउंटेन का रीजन। तो कॉकस रीजन यानी जो ब्लैक सी है, आपका होमवर्क है ये, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच के इलाके में फैले हुए जो राष्ट्र है, असल में जो यहाँ माउंटेन श्रृंखला है कॉकस माउंटेन्स, उसी में ये स्थित दो महत्वपूर्ण देश हैं, यानी एशिया और यूरोप की बाउंड्री एक तरह से बनाते हैं ये। तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यहां पर एक रीजन है उसको लेकर। और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह ये थी कि यहां पर एक रीजन है इस इलाके में, जहां अगर आप इसको गौर से देखें इस इलाके को, तो यहां आपको दिखेगा एक बेसिक रीजन कि यहां इस इलाके में कॉन्फ्लिक्ट इनका अजरबैजान के साथ है। मैंने एक माइंड मैप भी बना दिया, पर इसको पहले यहां समझ लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किस लिए हुआ था। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। पहले ये दोनों देश असल में यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो एक इलाका यहां है, जो इलाका ज्योग्राफिकली अजरबैजान के अंदर था, लेकिन इसके अंदर जो जनसंख्या थी वो मेजरली जो थी वो अर्मेनियन क्रिश्चियंस की है। अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। लोकेशन पता होनी चाहिए थी आपको, नहीं तो अभी तक, नगार्नो काराबाग। तो नगार्नो काराबाग का इलाका है जहां की जनसंख्या जो थी मेजरली वो सीरियन क्रिश्चियंस की थी, लेकिन वो ज्योग्राफिकली अजरबैजान में लोकेटेड था। तो जब ये दोनों 1990s में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ, तो ये देश नए बने और इन देशों का बंटवारा ऐसे हुआ। लेकिन यहाँ ये इलाका जो था नगार्नो काराबाग का, इसको लेकर लगातार कॉन्फ्लिक्ट रहा और पहले इसके ऊपर अर्मेनिया ने कब्जा कर रखा था। लेकिन 2019 के बाद एक जंग हुई जहां अजरबैजान ने दोबारा इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और उस जंग में अर्मेनिया को जरूरत थी हथियारों की, सप्लाईज की, और अर्मेनिया आमतौर पर हमेशा रशिया पर रिलाय करता था। लेकिन रशिया खुद यूक्रेन की लड़ाई के दौरान व्यस्त हो गया और रशिया ने इनकी मदद नहीं की। तो अर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट बहुत सारे खरीदने थे, जहां इनका मजबूत पार्टनर बन के उभरा कौन? तो इंडिया। तो वहां से इंडिया अर्मेनिया के संबंध काफी मजबूत होते चले गए। इससे पहले भी कई इंडियंस अर्मेनिया में पढ़ाई करने जाते थे, मेडिकल की पढ़ाई करने। तो अर्मेनिया के साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रांग हो गई, हम इनके एक मेजर सप्लायर भी बन गए। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम अजरबैजान के साथ संबंधों को भी बेहतर रखें, क्योंकि अजरबैजान से होते हुए यहाँ एक सड़क गुजरती है जिसका नाम है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसके द्वारा भारत रशिया के साथ जुड़ना चाहता है। ये ईरान से होकर गुजरती है, अजरबैजान से होकर गुजरती है। तो इसलिए हमारे संबंध दोनों के साथ अच्छे हैं, पर अर्मेनिया के साथ हमारी खास स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप है। अब यहाँ कई जगह हैं जो लगातार न्यूज में। अब इस मैप को गौर से देखिए तो आपको दिखेगा ये अर्मेनिया है और यहां पर अजरबैजान है। तो अजरबैजान यहां से यहां कैसे पहुंचता होगा, यहां से यहां कैसे जाएगा? तो यहां पर एक नया रोड बना रहे हैं, जिस रोड को लेकर काफी विवाद है इस कॉरिडोर में, जिसे कहते हैं जांजिबीर कॉरिडोर, जांगेजुर कॉरिडोर, जांगेजुर कॉरिडोर। और इस इलाके को कहते हैं नक्शिवान, नक्शिवान। तो नक्शिवान, जांजिबीर कॉरिडोर, और यहां पर एक रास्ता था नगार्नो काराबाग तक पहुंचने का, जिसके लिए भी अर्मेनिया अजरबैजान काफी ज्यादा प्रचलित थे। इन लोकेशंस को एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे, पर एक बार पहले देखते हैं ये अर्मेनिया की क्या कहानी है। देखिए, अर्मेनिया के साथ हमारे संबंध डिफेंस को लेकर मजबूत हुए, और दूसरा कारण यह था कि जो अजरबैजान था, जो इनका मेन विरोधी अर्मेनिया का, वो पाकिस्तान के करीब आ गया और टर्की के करीब आ गया। तो इसलिए भारत ने कहा कि भाई चलो भाई अर्मेनिया, हम तुम्हें लेके ये बैलेंस करेंगे तुर्की को जरा इनके साथ। तो हमने केवल बायर सेलर की रिलेशंस के अलावा इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट ट्रेनिंग पे काम करना स्टार्ट किया। हमने इनको पिनाका एक्सपोर्ट की, एयर डिफेंस गन्स इनको एक्सपोर्ट करी कुछ, और हमने कोशिश की कि इनके साथ मिलकर हम स्ट्रांगली चीजों को लेकर आगे बढ़े। रशिया यहां नहीं था तो भारत यहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खड़ा होता दिखाई दिया, और इसलिए भारत अर्मेनिया के और करीब आया। तो जरा सी ये समझिए कि यहां पर महत्वपूर्ण लोकेशंस कौन कौन सी हैं। तो आपको जो पहली जगह पता होनी चाहिए वो है नगार्नो काराबाग, जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अभी ये इलाका किसके करीब पास है? ये इलाका भी अजरबैजान के कंट्रोल में एक तरह से है। नगार्नो काराबाग तक जाने के लिए जो रूट था, अर्मेनिया जिससे रूट से जाता था, उसका नाम था लाचिन कॉरिडोर।
जहां पर अभी रशिया के सिपाही इसका पहरा रखते हैं ताकि यहां दिक्कत ना हो। दूसरी लोकेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो है नक्शिवान, यानी ये इलाका नक्शिवान का, अजरबैजान का इलाका जो नक्शिवान है। यहां से यहां जाने के लिए जो कॉरिडोर है उसका नाम है जांगेजुर कॉरिडोर। तो ये दो कॉरिडोर, नगार्नो कराबाग, नक्शिवान, ये याद रखिएगा। कहां पर है ये पता होना चाहिए। कौन सा इलाका? कॉकस माउंटेन का इलाका। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत इनको डिफेंस सप्लाई कर रहा है, और क्योंकि टर्की करीब है किसके? अजरबैजान के, और टर्की पाकिस्तान के आसपास भी बहुत दोस्ती बढ़ा रहा है, खासतौर पे अर्दोगन जो उनके राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल में। तो भारत ने कहा तुम भाई एक नया एक्सेस बनाना चाहते हो हमारे खिलाफ, तो हम भी चलो यहाँ पर अर्मीनिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाते हैं, वो हमसे हथियार भी खरीदते हैं, हमें पैसा भी मिलता है, और प्लस रशिया यहाँ से निकल गया है, बिजी है अभी, तो भारत उसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग रोल निभा रहा है। इसके अलावा अर्मीनिया एक डेमोक्रेसी भी है और डाइवर्स है, तो हमारे साथ संबंधों को लेकर वहां भी मजबूती अर्मीनिया के साथ चलती ही जा रही है। तो इन दोनों देशों की महत्वपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। अब अर्मीनिया वाले कॉन्फ्लिक्ट में नगार्नो कराबाग, लाचिन कॉरिडोर कहां कहां था, क्यों रेलेवेंट है, नक्शिवान, जांगेजुर कॉरिडोर, ये आपको याद होनी चाहिए। अगला टॉपिक है वो है लेबनान का। अब लेबनान में क्या हो रहा है? देखिए, लेबनान में एक इलाका है जहां पर अचानक से इजराइल ने हिंसा बढ़ा दी है, इसलिए यूएन के जो वहां फोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमें थोड़ा देर अब अपनी गश्त जो लगाते थे, पेट्रोलिंग, उसको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इजराइल लगातार यहां पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। तो आपको मन में पहला सवाल आना चाहिए, लेबनान के साथ क्या कहानी क्या है ये? तो लेबनान असल में एक ऐसा देश है जो इजराइल के ठीक ऊपर स्थित है, और लेबनान की जनसंख्या कुछ ऐसी है जहां पर अराउंड 33% मुस्लिम, शिया मुस्लिम्स हैं, अराउंड 30-33% के आसपास सुन्नी है, और उतने ही यहां पर क्रिश्चियंस हैं। तो इस देश में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है कई ग्रुपों के बीच में, और यहां की जो आर्मी है उसका नाम है लेबनीज आर्म फोर्सेस। लेकिन बाकी देशों की तरह लेबनान की आर्मी का कंट्रोल लेबनान के ऊपर नहीं है, बल्कि एक शिया मिलिटेंट फोर्स का यहां पर कंट्रोल ज्यादा है। उस शिया मिलिटेंट फोर्स का नाम है हिजबुल्लाह, यानी एक शिया मिलिटेंट आर्मी जिसका नाम हिजबुल्लाह है, जिसको कि ईरान सपोर्ट करता है, उसका यहां बहुत ज्यादा दबदबा रहा है। और लगातार हिजबुल्लाह का झगड़ा है किसके साथ? इजराइल के साथ। तो इस झगड़े की वजह से लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है लेबनान और इजराइल के बीच में। तो याद रखिए, लेबनान के अंदर जो शिया मिलिट्री फोर्सेस का नाम क्या है? हिजबुल्लाह। अब होता यह है कि अक्सर लेबनान और इजराइल के बीच में झगड़े होते रहते हैं। यहां पर इस इलाके में हिजबुल्लाह की फोर्सेस मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं, और वो जमकर यहां बॉर्डर से हमले एक दूसरे के बीच में किया करते थे। तो जब 1979-1989 के पीरियड के बाद, जहां ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, और 1986 के आसपास, 1989 के बीच में, 1990 और 86 के बीच में जब हिजबुल्लाह की फोर्स को ईरान खड़ा करता है, उसके बाद से हिजबुल्लाह यहां बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और हिजबुल्लाह के साथ एक खास बात है कि उनको सप्लाई ईरान से मिलता रहता है, तो वो कभी भी इजराइल पे हमला बोल देते हैं, और इजराइल तो है ही लड़ने को तैयार। दोनों के बीच में स्ट्रांग जंग हुई, और इस जंग के बाद डिसाइड किया गया कि भाई कोई सॉल्यूशन यहां पे निकाला जाए, लेकिन वो निकला नहीं। सालों तक जंग होती रही, और फिर एक सीज फायर लाइन डिसाइड की गई थी, यानी एक टेम्पररी सीज फायर लाइन बनाई गई जिसका नाम दिया गया ब्लू लाइन। ठीक है, और अभी हाल में जब दोबारा लेबनान और इजराइल के बीच में झगड़ा हुआ, तो फिर इसी ब्लू लाइन के आसपास को टेम्पररी बाउंड्री बनाया गया। तो ये है क्या कहानी, ये समझो। देखो, पहले समझ लो बॉर्डर है कैसा। देखो, यहां इजराइल है, ठीक है, ये इजराइल, ये देखो मैप को, देखो इजराइल को, इजराइल यहां है, ऊपर इजराइल के ठीक आपको दिखा लेबनान, तो इजराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान में मैंने बोला एक फोर्स है जो बहुत एक्टिव है, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह कहती है कि हम पर इजराइल हमला करता है, इजराइल कहता है कि हम पर हिजबुल्लाह हमला करता है, तो इसलिए झगड़ा होता है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस ने बोला था, यूनाइटेड नेशन ने एक प्रपोजल लाया था और कहा था कि एक सॉल्यूशन निकालते हैं, यहां पर एक टेम्पररी बाउंड्री बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे ब्लू लाइन। ठीक है, दोनों देशों के बीच की बाउंड्री होगी, उसका नाम होगा, जैसे यहां पर हम एक बना देंगे ब्लू लाइन। ठीक है, ये होगी ब्लू लाइन। ब्लू लाइन के बाद का जो इलाका होगा, ये होगा यूनाइटेड नेशन का एक इंटरिम फोर्स यहां पर खड़ी रहेगी, यानी यहां से हिजबुल्लाह को बाहर निकाला गया। हिजबुल्लाह को बोला गया, देखो भाई हिजबुल्लाह, यहां पर एक रिवर बहती है, लितानी रिवर, तुम निकल के यहां लितानी रिवर के पीछे चले जाओ। तो हिजबुल्लाह ने कहा हम निकलेंगे तो भाई यहां पर इजराइल घुस जाएगा। तो यूएन ने कहा आप निकलो, हमारी फोर्सेस यहां खड़ी रहेंगी, और हम इंश्योर करते हैं कि अगर ब्लू लाइन से निकल के आप लितानी रिवर के पार चले जाओगे तो हम इजराइल की फोर्सेस को बोलेंगे तो वो भी पीछे अपने इलाके में वापस चली जाएगी। तो तत्काल एक बाउंड्री बनाई गई जिसको बोला गया ये वाली ब्लू लाइन, और ये डिसाइड किया गया कि ब्लू लाइन से लेकर लितानी रिवर तक का जो इलाका है, इस इलाके में ना हिजबुल्लाह रहेगा, ना ही इजराइल की फोर्सेस रहेंगी। इजराइल की फोर्सेस पीछे हट जाएंगी, अपने देश में घुस जाएंगी, और ये जो इलाका है खाली सा लितानी रिवर और बॉर्डर के बीच में, वहां पर यूनाइटेड नेशन की इंटरिम फोर्सेस रहेंगी, या फिर लेबनान आर्म फोर्सेस को भी यहां पे बोला गया था वो भी यहां रहेंगी, लेकिन हिजबुल्लाह यहां पे नहीं रहेगा और ना ही यहां पर इजराइल की फोर्स रहेगी।
तो नतीजा ये निकाला गया कि ये जो बाउंड्री है, यहां जो रिवर बहती है लितानी रिवर, हिजबुल्लाह की फोर्स पीछे खिसके चली गई कहां, लितानी रिवर के साउथ के पीछे, और इजराइल की फोर्सेस चली गई ये जो ब्लू लाइन है इसके पीछे। और ये जो बीच का इलाका है यहां पर कौन रहने लग गया, यूनाइटेड नेशन की इंटरिम फोर्सेस। लेकिन इजराइल ठहरा इजराइल फिर भी यहां पर कभी बमबारी कर देता है, कभी हमले कर देता है, यहां तक कि इंडिया के भी एक ऑफिशियल की जान गई थी यहां पर, क्योंकि एक बॉम्बिंग के दौरान। तो इजराइल के साथ लगातार यहां कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। तो जब आपसे पूछा जाए ब्लू लाइन कहां पर है, तो ये हिजबुल्लाह और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर हिजबुल्लाह कहां पर है, लेबनान में। तो लेबनान और इजराइल के बीच की जो टेम्पररी बाउंड्री है उसका नाम है ब्लू लाइन। इसी ब्लू लाइन के पास बहती है लितानी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में कौन सी फोर्सेस है, तो यूनाइटेड नेशन की इंटरिम फोर्सेस। लितानी के पार भेजा गया था हिजबुल्लाह को, और ब्लू लाइन के इधर आ गए कौन सी, इजराइल की फोर्सेस। लेकिन इजराइल ने इस बात को माना नहीं, झगड़ा होता रहा है और अभी भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी रही है। तो ये ध्यान रखिए क्या है ब्लू लाइन, यूएन डिमार्केटेड विड्रॉल लाइन है, क्या चीजें हैं, क्या ये एक बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर नहीं है, टेम्पररी है और टेक्निकल लाइन है ताकि मॉनिटरिंग ठीक से हो सके। कोई दोनों ये नहीं कह रहे कि बॉर्डर है। और यहां पर यूनाइटेड नेशन की इंटरिम फोर्सेस है लेबनान में, इनका नाम है UNIFIL, और ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 1701 के तहत स्थापित की गई थी 2006 में, और ये यहां पर मॉनिटर करता है सब कुछ को। लेकिन प्रॉब्लम ये, कभी पता चलता है इजराइल यहां पर बॉम्बिंग कर रहा है, कभी हिजबुल्लाह यहां घुस गया, तो इस चक्कर में यहां चीजें आगे बढ़ नहीं पाती। तो ये एक इलाका है जिसका नाम, लोकेशन आप याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक अगेन मिडिल ईस्ट से है। ये देखिए इजराइल यहां है, इजराइल के ऊपर कौन सा इलाका है, लेबनान का, जहां पर कौन सी बाउंड्री है, ब्लू लाइन की। और इस साइड अगर आप देखो ना यहां इजराइल के, तो यहां पर है सीरिया। अब सीरिया का ये इलाका जो आपको दिख रहा है इसका नाम है गोलन हाइट्स। असल में था सीरिया का, लेकिन कब्जे में किसके अभी, तो इजराइल के। तो अगर आप इजराइल को ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये इजराइल है मान लो आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो यहां जो ऊपर वाला इलाका है यहां पर लेबनान है, जहां ब्लू लाइन वाली कहानी है। इस तरफ इधर की साइड में इस तरफ है सीरिया, जिसका एक इलाका गोलन हाइट्स का जो कब्जा करेंगे यहां बैठे हुए हैं। और नीचे इनके इस तरफ देखोगे बाउंड्री में तो कौन है, इजिप्ट, और यहां है गाजा, यह है गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप में एंटर करने के कई रास्ते हैं, जिनमें से मेन क्रॉसिंग अगर आपको दिखे तो यहां एक इजिप्ट से क्रॉसिंग है, इसका नाम है राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। यहां से अगर आपको एंटर करना है तो यहां है एरेस बॉर्डर क्रॉसिंग, ठीक है। अब राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को आप गौर से देखो तो ये गाजा और इजिप्ट के बीच में, यानी यहां पर इजराइल नहीं है, इजिप्ट है, लेकिन इजराइल और इजिप्ट के बीच में ऐसे एग्रीमेंट हुए पड़े कि इजराइल जो कहता है इजिप्ट लगभग वही यहां पर करता है। तो कहानी यह है कि हाल के दिनों में बड़े समय के बाद आखिरकार ये जो राफा की बॉर्डर की क्रॉसिंग है इसको थोड़ा सा खोला गया। ये इजराइल और गाजा के बीच में जंग स्टार्ट हो गई थी, हमास यहां पर ऑपरेट करता है। तो देखो ऊपर लेबनान में कौन था, हिजबुल्लाह, यहां राफा में, यहां गाजा में कौन है, तो यहां पर बैठा हुआ है हमास। तो हमास और इजराइल के बीच में जंग हो रखी थी, जिस वजह से गाजा का जो स्ट्रिप था इसमें सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट को बंद कर रखा था इजराइल ने। इजिप्ट को बोला था भाई उसको भी बंद रखो, तो उसने भी बंद करके रखा हुआ था। तो अब जगह क्या हुआ है कि बोला गया कि नहीं इस रास्ते को खोल दो, तो ये अब रीओपन हुआ है और उसके बाद थोड़ी सी चीजें अब नॉर्मलाइज सी होती दिख रही हैं, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत खराब है यहाँ पर। तो गाजा से जुड़ी हुई कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कौन सा ओपनिंग है या कौन सा एंट्री एग्जिट गेट है, इसका नाम है राफा क्रॉसिंग। ये किस बॉर्डर पर है, ये इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर है। और यहाँ जो ये पूरा इलाका है ना, यहाँ पर इस कॉरिडोर को कहते हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट तो यहाँ राफा में है, लेकिन ये पूरा जो है यहाँ से कहेंगे हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो आपसे अगर पूछा जाए फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहां पर है, आपसे पूछा जाए राफा क्रॉसिंग कहां पर है, तो आप याद रखिएगा असल में इजराइल के ये साउथ में स्थित है, यानी गाजा के भी साउथ में। ऊपर जो क्रॉसिंग है उसका नाम है एरेस क्रॉसिंग। ये है गोलन हाइट्स जो सीरिया का इलाका है, लेकिन किसके कब्जे में, इजराइल के। यहां ऊपर बहती है लितानी रिवर, ये जो इलाका है ये है ब्लू लाइन वाला, ठीक है। तो ये नाम इस तरह से आपको याद रखने हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया राफा क्रॉसिंग कहां पर है, किन देशों के बीच में है, बाउंड्री किसके किसके बीच में है, आपसे पूछा जाए एरेस क्रॉसिंग कहां पर है, किस किस के बीच में है, आपसे पूछा जाए गोलन हाइट्स कहां पर है, आपको याद रहेगा। आपको पूछा जाए ब्लू लाइन कहां पर है, किन किन देशों के बीच में, याद रहेगा। आपको पूछा जाए लितानी रिवर कहां पर है, वो आपको याद रहेगा। आपसे पूछा जाए UNFIL कहां पर है, आपको याद रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और मैप के थ्रू इसको रिवाइज करना है, ठीक। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन कि भाई पेन्नायार रिवर पर आप एक ट्राइब्यूनल बनाइए और इस मामले को सेटल करिए, क्योंकि बहुत समय से पेनायार रिवर है यहाँ पर डिस्प्यूट बढ़ता ही जा रहा है। तो पेनायार रिवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको साउथ पेनार या फिर पेनार भी कहते हैं। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है साउथ इंडिया की मेजर, यानी नॉर्मली क्या है ना, सारी रिवर्स जो इंडिया की हैं वो किस तरफ जाती हैं, वो सारी की सारी इस तरफ ईस्ट की तरफ ही जाती हैं।
और दो बड़ी रिवर जो वेस्ट की तरफ जाती हैं उनमें एक है तापी और नर्मदा, दोनों जो है आपकी रिफ्ट वैली से गुजरती हैं इसलिए। बाकी कई कुछ छोटी रिवर हैं, जैसे गोवा के पास आप आ जाओ तो आपको जुआरी रिवर है, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन पेनायार रिवर इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये असल में कहां से ओरिजिनेट करती है, तो जो कर्नाटका के नंदी हिल्स है वहां से ओरिजिनेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, ध्यान रखिए, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, अक्सर ये यूपीएससी पूछा करती है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहां से निकलती है, तो कर्नाटका के नंदी हिल्स से, नंदी हिल्स से निकल के तमिलनाडु से होते हुए फिर आपके, अगर ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब इस मुद्दे पर दोबारा आते हैं, ये तमिलनाडु में कहां एंटर करती है, कृष्णागिरी के पास, और कुछ बड़े शहरों से गुजरती है, और आखिरकार बे ऑफ बंगाल में आके जो कुडालोर है वहां पर ये आकर इसमें समाहित हो जाती है। इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मार्कंडे और पोन्नयार, तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं मार्कंडे और पोन्नयार। कहां से निकलती है, नंदी हिल्स से। विवाद क्या है, असल में तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर काफी सारा विवाद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस इलाके की इरिगेशन को देखते हुए, यहाँ पे एग्रीकल्चर और जो पानी की रिक्वायरमेंट उसको देखते हुए यहाँ पर एक आप पहले ट्राइब्यूनल बनाइए और इसको जल्दी से सॉल्व करिए, क्योंकि विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पेनायार रिवर कहां पर है याद रखिएगा, और क्या इसकी रेलेवेंस है इसका ध्यान रखिएगा, कहां पर स्थित है, क्या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कहां से निकलती है, किन राज्यों से गुजरती है, ऐसे सवाल यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब जरा दोबारा आते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ जो हमने शुरू में देखा था, और याद करने की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ याद भी है या नहीं। With reference to Blue Line, which often appears as international news, consider the following statement. It is permanent international border recognized by both Lebanon and Israel. जैसे ही permanent लिखा गलत है, क्योंकि क्या है, टेम्पररी है। It was established by United Nations in 2000 to confirm the withdrawal of Israeli forces from southern Lebanon. It is currently monitored by interim force in Lebanon. तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, हमने तो पढ़ लिया इसको, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, राफा क्रॉसिंग के। It is the sole crossing point between Egypt and Gaza Strip. It is the only gateway to Gaza that is not directly controlled by Israel. It is located on the northern border of Gaza Strip. नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, यहाँ कौन है नॉर्थ में, एरेज है, स्टेटमेंट तो गलत है, सीधी सी बात है। तो आंसर क्या होगा बताइए। तो आई होप दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे। और अब मैं अगर आपसे पूछूं पेनायार रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहां से है, किस राज्य से होते कहां गुजरती है, क्या वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अगर मैं आपसे पूछूं राफा क्रॉसिंग, एरेज क्रॉसिंग कहां पर है, मैं आपसे पूछूं ब्लू लाइन की कहानी, तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी। तो ये थी आज की डिस्कशन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आप कुछ और चाहते हैं, सजेशन है आपके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए और इनिशिएटिव्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस